नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं अपनी 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का 7वां अध्याय, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस अध्याय में हमें मुख्य रूप से परिवहन और संचार की सेवाओं के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक हम इस अध्याय में क्या क्या बातें कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन और संचार सेवाओं का क्या महत्व है और परिवहन के अलग अलग साधन कौन से हैं। इनमें हमने मुख्य रूप से अभी तक सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, इन तीनों परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ा, जो कि मुख्य रूप से स्थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। आज के इस भाग में हमें मुख्य रूप से जल परिवहन और वायु परिवहन, इन दो परिवहन के साधनों के बारे में समझना है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं जल परिवहन को। तो परिवहन के साधनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सड़क परिवहन को समझ चुके हैं, रेल परिवहन को समझ चुके हैं और पाइपलाइन को समझ चुके हैं, और तीनों ही ये स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। आज के सेशन में हम जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है जल परिवहन। जल परिवहन मतलब कि नदियों पर, समुद्रों पर, महासागरों पर जहाजों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्तियों या वस्तुओं को भेजना। मुख्य रूप से वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए जल परिवहन का बड़े तौर पर इस्तेमाल होता है। तो भारत में प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही हम जल परिवहन का यूज करते आए हैं, और जल परिवहन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यापार का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में ये फैलाने में हम कामयाब हुए हैं जल परिवहन के माध्यम से। तो भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। भारतीय नाविकों ने आसपास तथा दूर दराज के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है इन जल परिवहन के माध्यम से। जल परिवहन जो है उसके बहुत सारे लाभ है जो कि बाकी परिवहन के साधनों में नहीं है। जैसे कि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ऐसा क्यों है भाई? यदि आपको सड़क परिवहन करना होगा तो सबसे पहले सड़कें बनानी पड़ेगी। यदि रेल परिवहन करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले रेल पटरियों को बिछाना होगा, रेल बनानी होगी। लेकिन जल परिवहन के लिए ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई रेल पटरी बिछाने की जरूरत नहीं है। पानी मौजूद है ऑलरेडी, नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, महासागरों में, उस पर हमें जहाज चलाना है। तो बाकी परिवहन के साधनों की तुलना में ये सबसे सस्ता साधन है। साथ ही चूंकि पानी का घर्षण ज्यादा नहीं होता है, तो जहाजों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत भी कम पड़ती है, और ईंधन की जरूरत कम पड़ेगी तो अपना पैसा कम खर्च होगा और जल परिवहन हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। साथ ही ये भारी और स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने में सबसे अनुकूल है। जो भारी भारी सामान होते हैं, जो बड़े बड़े सामान हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए सबसे अनुकूल साधन कौन सा है? जल परिवहन। ये ऊर्जा सक्षम है, मतलब ये कम ईंधन में ज्यादा चलता है, क्योंकि पानी का घर्षण तुलनात्मक रूप से कम होता है, और इसीलिए ये पर्यावरण अनुकूल भी है। भाई ईंधन ये कम लेता है, तो ये पर्यावरण को बाकी परिवहन के साधनों की तुलना में कम नुकसान पहुंचाता है। तो जल परिवहन बहुत लाभप्रद होता है। इसके अलग अलग लाभ होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जल परिवहन कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक तो अंतःस्थलीय जलमार्ग और एक समुद्री जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग क्या होता है? यदि किसी देश, किसी क्षेत्र के अंदर ही मुख्य रूप से नदियों, झीलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो वो अंतःस्थलीय जलमार्ग होता है। और यदि एक देश से दूसरे देश समुद्र या महासागरों पर यदि आप बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से जा रहे हो तो वो समुद्री जलमार्ग के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों जलमार्गों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है अंतःस्थलीय जलमार्ग भारत के संदर्भ में। तो बात की जाए अपने देश की, तो भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है वो करीब करीब 14,500 किलोमीटर लंबा है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, ऐसा जलमार्ग जो कि अंतःस्थलीय और जिस पे नौकाएं चलाई जा सकती है, ये कितना लंबा है? करीब करीब 14,500 किलोमीटर। लेकिन यदि बात की जाए कि इस पे मशीनीकृत नौकाएं कितने भाग में चलाई जा सकती है, तो वो सिर्फ 5,685 किलोमीटर में ही चलाई जा सकती है। तो टोटल
अंतःस्थलीय नौ संचालन लायक जलमार्ग कितना है? 14,500। लेकिन इस पे मशीनीकृत नौकाएं चलाई जा सके इतना अंतःस्थलीय जलमार्ग कितना है? करीब करीब 5,500 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। अब इनमें से कुछ अंतःस्थलीय जलमार्गों को सरकार ने, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज घोषित किया है, जिसपे बड़े तौर पर व्यापार का काम किया जाता है जलमार्ग के द्वारा। तो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3, 4 और 5। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्गों में से है, उसके बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। तो इस मैप के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल वाटरवेज संख्या 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि मुख्य रूप से गंगा नदी पर बना हुआ है और ये प्रयागराज और हल्दिया के बीच में करीब करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। ऐसे ही जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ऐसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 3 दक्षिण की तरफ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 5 ये मुख्य रूप से उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है। तो एक एक करके इन पांचों राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन से दो क्षेत्रों के बीच में है? ये हल्दिया और प्रयागराज के बीच में है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इसकी लंबाई कितनी है? करीब करीब 1620 किलोमीटर लंबी और यह सबसे लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग में से एक है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। कहां पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में। कौन सी दो जगहों के बीच में? सादिया और धुबरी के बीच में। लंबाई की बात की जाए तो ये करीब करीब 891, करीब करीब 900 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जो कि मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से में है, केरल में पश्चिमी तटीय नहर पर। साथ ही इसमें कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल और चंपकारा नहर भी शामिल है। लंबाई की बात की जाए तो यह करीब करीब 205 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जो कि मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार में फैला हुआ है। मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पर यह फैला हुआ है। साथ ही ये काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच को भी लिए हुए हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह करीब करीब 1078 किलोमीटर लंबा है। यह भी एक लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा वाले हिस्से में है और यह ब्राह्मणी नदी के विशेष विस्तार के साथ साथ मातई नदी, महानदी का डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहरों को भी लिए हुए हैं। लंबाई की बात की जाए तो यह करीब करीब 588 किलोमीटर लंबा है। तो भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रमुख रूप से हमने 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बात की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है और ये हल्दिया और प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो ये हल्दिया और प्रयागराज के बीच में है। लंबाई की बात की जाए तो ये करीब करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग जिसके माध्यम से अंतःस्थलीय जल परिवहन होता है। इसके अलावा कुछ और अंतःस्थलीय जलमार्ग भी है अलग अलग नदियों पर, जैसे कि मांडवी है, जुआरी और कंबरजुआ है। इसके अलावा सुंदरवन वाला क्षेत्र है, बराक है और केरल के ये जो बैक वाटर है जिसे हिंदी में कहा जाता है पशजल, यहां पर भी बड़ी मात्रा में अंतःस्थलीय जल परिवहन होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम समुद्री जलमार्ग यानी कि समुद्र और महासागरों पर बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश सामानों को, व्यक्तियों को लाना ले जाना, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है, मतलब दूसरे देशों के साथ भारत जो व्यापार करता है, आयात निर्यात का काम करता है, उसका मुख्य हिस्सा जो है वो इन समुद्री जल मार्गों द्वारा ही किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? ये पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। ये पत्तन तट पर स्थित होते हैं। पत्तन क्या होते हैं? जैसे कि बस कहां पर आती है? बस स्टैंड पे आती है। ट्रेन कहां पर आती है? रेल कहां पर आती है? रेलवे स्टेशन पर आती है। हवाई जहाज कहां पर आते हैं? हवाई अड्डे पे आते जाते हैं। इसी प्रकार पानी के जो जहाज है वो कहां से आते जाते हैं? ये पत्तनों पर आते हैं, पत्तन से जाते हैं। तो इन पत्तनों के माध्यम से विदेशी व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा
हिस्सा होता है। तो बात की जाए कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत का व्यापार कितना होता है, यदि हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा की दृष्टि से बात करें, भार की दृष्टि से बात करें, तो भारत का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका करीब करीब 95% हिस्सा इन समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। यदि मूल्य के हिसाब से बात की जाए, पैसे के हिसाब से बात की जाए, तो भारत का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका करीब करीब 68% हिस्सा, 68% हिस्सा जो है वो इन समुद्री जल मार्ग द्वारा ही होता है। तो मात्रा की दृष्टि से 95% और मूल्य की दृष्टि से थोड़ा सा कम 68%, लेकिन फिर भी ये 50% से ज्यादा है। यानी कि समुद्री जल मार्ग जो है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख समुद्री पत्तनों की, जो बड़े बड़े पत्तन है जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो भारत जो है वो एक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश है, मतलब इसकी तट रेखा बहुत ज्यादा है, करीब करीब 7,500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा लंबी ये तटरेखा है। इतनी लंबी तटरेखा है, यानी कि यहां पर बहुत सारे पत्तन है और समुद्री मार्ग द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार का काम किया जाता है। बात करें कि कितने प्रमुख पत्तन है, बड़े बड़े पत्तन है जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, वो है 12, और छोटे छोटे और मध्यम आकार के पत्तन जो है वो करीब करीब 200 से भी ज्यादा है। ये जो मध्यम और छोटे पत्तन है, इनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो अलग अलग राज्य सरकारों के हाथ में होता है। ये जो प्रमुख पत्तन है, ये जो बड़े बड़े पत्तन है करीब 12 है, ये देश का करीब करीब 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो प्रमुख पत्तन जो है वो व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो एक एक करके भारत में ये जितने भी 12 प्रमुख पत्तन है इनके बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट पर स्थित 6 पत्तनों के बारे में बात करेंगे, जो 6 प्रमुख पत्तन है। उसके बाद हम पूर्वी तट पर स्थित 6 प्रमुख पत्तनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन गुजरात में जो है वो है कांडला पत्तन, जो कि गुजरात के कच्छ वाले हिस्से में है। इसको दीनदयाल पत्तन भी कहा जाता है। आजादी के तुरंत बाद यानी कि 1947 में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहले पत्तन के रूप में विकसित हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुंबई पत्तन पर व्यापारिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मुंबई पत्तन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है, वर्तमान की बात की जाए तो मुंबई पत्तन पे व्यापारिक दबाव क्यों बढ़ गया था? क्योंकि भारत का एक इंपॉर्टेंट पत्तन कराची पत्तन, ये विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो ज्यादा से ज्यादा इस मुंबई पत्तन के माध्यम से होने लगा और मुंबई पत्तन पर धीरे धीरे व्यापारिक दबाव बढ़ने लगा। तो मुंबई पत्तन के इस व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए फिर गुजरात में कांडला पत्तन का विकास किया गया, कांडला पत्तन को बनाया गया। ये एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन का मतलब क्या होता है कि जिस पत्तन पे पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, मुख्य रूप से ज्वार की वजह से पानी यहां पर ऊपर नीचे होता रहता है, इसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। ये बहुत सारे राज्य, मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में जो राज्य स्थित है, उनके औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालन करने का काम करता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर हालांकि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो खाद्यान्न वाले क्षेत्र हैं, उसके आयात निर्यात को संचालन करने का काम गुजरात में स्थित कांडला पत्तन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इनके जो औद्योगिक क्षेत्र है, इनका जो खाद्यान्न का आयात निर्यात किया जाता है वो इस कांडला पत्तन, गुजरात में स्थित कांडला पत्तन के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाओ, महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई पत्तन। ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि वृहत्तम पत्तन है। इसके जो पोताश्रय है वो प्राकृतिक, खुले, विस्तृत यानी कि बड़े और सुचारू रूप से बने हुए हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र में ही है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, इसे नवा सेवा पत्तन भी कहा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए इस जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण किया गया। साथ ही ये इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, गोवा। गोवा में है एक प्रमुख पत्तन मर्मागांव पत्तन, जो कि मुख्य रूप से लोहे के निर्यात के लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में यह देश का एक महत्वपूर्ण पत्तन है। देश का जितना भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है उसका लगभग आधा यानी कि 50% हिस्सा इस गोवा में स्थित
मरमा गांव पत्तन, जो कि एक प्रमुख पत्तन है, इसके माध्यम से किया जाता है। और नीचे की तरफ आ जाओ, कर्नाटक राज्य में स्थित है न्यू मैंगलोर पत्तन। यहां से भी बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और मुख्य रूप से जो कुद्रेमुख खान है वहां से निकलने वाले लौह अयस्क का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। और नीचे की तरफ आ जाओ, पश्चिमी तट पर ही केरल में है कोच्चि पत्तन, जो कि भारत के सबसे सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्रमुख पत्तन है। ये लैगून के मुहाने पर स्थित है और ये एक प्राकृतिक पोताश्रय लिए हुए हैं। लैगून क्या होता है? एक ऐसा पानी का हिस्सा जो कि समुद्र द्वारा अलग हुआ है और बीच में एक संकरी रेत की पट्टी मिल जाएगी आपको। तो ये लैगून के मुहाने पर स्थित है और ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो ये थे पश्चिमी तट पर स्थित 6 प्रमुख पत्तन। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्वी तट की तरफ। पूर्वी तट पर 6 प्रमुख पत्तनों के बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन पत्तन। ये दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। ये प्राकृतिक पोताश्रय और अत्यंत समृद्ध पृष्ठभूमि है। इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है? वो क्षेत्र जहां से पत्तनों को सामान जाता है और पत्तनों पर आया सामान इस जगह पर पहुंचाया जाता है, वो इस पत्तन के पृष्ठभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो तूतीकोरिन पत्तन है, यहां से बड़ी मात्रा में उन्नत व्यापार किया जाता है और बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव, और साथ ही भारत की जो तटीय क्षेत्र है वहां के व्यापार के लिए भी ये तूतीकोरिन पत्तन का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु में ही है चेन्नई पत्तन, जो कि अपने देश भारत का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। तो पूछा जाए कि भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है, तो चेन्नई पत्तन है। बात की जाए व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में, तो ये मुंबई के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो अगर व्यापार की मात्रा और कितना सामान यहां पर आ जा रहा है उसके हिसाब से बात की जाए, तो मुंबई तो हमने देखा कि सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे नंबर 1 पे पत्तन है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु पर स्थित ये चेन्नई पत्तन। फिर आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम पत्तन, जो कि 3 तरफ से स्थल से, जमीन से घिरा हुआ है। ये एक गहरा पत्तन है और सबसे सुरक्षित पत्तनों में से एक है। प्रारंभ में इसका विकास इसलिए किया गया था ताकि यहां से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जा सके। ऊपर बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में एक प्रमुख पत्तन है पारादीप पत्तन, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और ऊपर बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता पत्तन, जो कि एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। अंतःस्थलीय मतलब थोड़ा सा जमीन के अंदर की तरफ है, यह तट पर स्थित नहीं है और यह मुख्य रूप से नदी पर बनाया गया है, नदीय पत्तन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को यह सेवाएं प्रदान करता है। मैंने पृष्ठभूमि आपको बताया कि वो क्षेत्र जहां से पत्तन को सामान जाता है और पत्तन पर आया सामान जहां पर लाया जाता है वो उस पत्तन का पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो बड़ा और समृद्ध पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र है उसको ये कोलकाता पत्तन अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये एक ज्वारीय पत्तन है, मतलब इसके पानी का लेवल जो है ऊपर नीचे होता रहता है ज्वार के हिसाब से, और साथ ही इसमें हुगली नदी का तलछट जमाव भी होता है। जैसा कि मैंने बताया ये नदीय पत्तन है, तो हुगली नदी द्वारा इस पर बहुत ज्यादा नीचे तलछट जमाव होता है, यानी कि इसको लगातार साफ करने की जरूरत पड़ती है। पश्चिम बंगाल में ही है हल्दिया पत्तन, जो कि कोलकाता पत्तन के एक सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए भी इस हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है, हल्दिया पत्तन को बनाया गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पोर्ट ब्लेयर पत्तन भी है, जो कि प्रमुख पत्तनों के अंतर्गत ही आता है। तो भारत में ये प्रमुख रूप से 12 बड़े बड़े पत्तन है, जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा संचालित करते हैं। तो परिवहन के साधनों के अंतर्गत अभी तक हम सड़क परिवहन को समझ चुके हैं, रेल परिवहन को देख चुके हैं, पाइपलाइन यानी कि इन तीनों स्थल परिवहन के बारे में बात कर चुके हैं। जल परिवहन में हमने अंतःस्थलीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग के बारे में बेसिक बातें अभी समझ ली। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वायु परिवहन को। वायु परिवहन क्या होता है? हवा में हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना किसके अंतर्गत आता है? वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। और यह परिवहन का तीव्रतम यानी कि सबसे तेज साधन है, मतलब आप हजारों किलोमीटर की दूरी
कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही तय कर लेते हो। और ये एक आरामदायक परिवहन का साधन है और एक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, लेकिन ये सबसे महंगा परिवहन का साधन है। जो अति दुर्गम स्थान है, उन स्थानों को भी सुगमता से पार करना संभव है इस वायु परिवहन के माध्यम से। ऐसी जगह जहां पर परिवहन के दूसरे साधन के माध्यम से जाना असंभव है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां पर इस वायु परिवहन के माध्यम से आराम से आया जाया जा सकता है। जैसे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, मरुस्थलीय हिस्से हो गए, घने जंगल वाले हिस्से हो गए, लंबे समुद्री रास्ते हो गए, वहां पर इस वायु परिवहन के माध्यम से आराम से आया जाया जा सकता है। भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, मुख्य रूप से असम वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम वाला हिस्सा है, यहां पर परिवहन में बड़ी समस्या आती है। आवागमन में, व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन में बहुत सारी समस्या आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी नदियां बहती है। इसका जो धरातल है वो विच्छिन्न है, पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान वाला हिस्सा है, कटापटा है, घने जंगल है और यहां पर जो नदियां हैं उसमें लगातार बाढ़ आती रहती है। तो इन सभी कारणों की वजह से भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर परिवहन में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो ऐसी समस्याओं की कंडीशन में, ऐसी समस्याओं की स्थिति में फिर सबसे बढ़िया परिवहन का साधन क्या रहता है? ये हवाई यात्रा, ये वायु परिवहन। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर वायु परिवहन के माध्यम से अब परिवहन थोड़ा सा आसान हो चुका है। अब वायु परिवहन के संदर्भ में ही भारत की एक इंपॉर्टेंट कंपनी, एक इंपॉर्टेंट सेवा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जैसे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है, जिसे ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं, उसको अपनी जो अपतटीय प्रक्रियाएं हैं, मतलब समुद्र की तरफ जाकर वहां पर तेल और गैस का ड्रिलिंग करना, उत्पादन करना, उन क्रियाओं के लिए ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो ओएनजीसी को अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही जो अगम्य क्षेत्र हैं, जहां पर जाना बहुत मुश्किल या असंभव है, वहां पर जाने के लिए या दुर्घटना की कंडीशन में, कोई आपातकाल की कंडीशन में पवन हंस हेलीकॉप्टर अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही जो दुर्गम क्षेत्र है, जैसे कि भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर हेलीकॉप्टर सेवाएं ये उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पर परिवहन के लिए या आपातकाल में, कोई इमरजेंसी में ये अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ऐसी ही एक और स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं जो कि हवाई यात्रा से जुड़ी हुई है। हवाई यात्रा को सस्ता करने के लिए, आसान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, जिसका नाम है उड़ान। अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है UDAN, उड़ान। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाई गई एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है कि आम नागरिक के लिए उड़ान को थोड़ा सस्ता करना, किफायती करना, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। मुख्य रूप से भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके, आम नागरिक भी किफायती दाम में हवाई यात्रा कर सके। तो उड़ान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत के संदर्भ में। तो आज के इस भाग में हमने जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है, हमने क्या सीखा? हमने मुख्य रूप से परिवहन के दो महत्वपूर्ण साधनों के बारे में बेसिक बातें जानी। सबसे पहले हमने जल परिवहन को देखा, जल परिवहन के लाभ देखे, इसमें हमने अंतरस्थलीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग के बारे में बेसिक बातें समझी और कुछ प्रमुख पत्तनों के बारे में बेसिक बातों को देखा। उसके बाद हमने वायु परिवहन को देखा, वायु परिवहन के क्या लाभ है। उसके बाद हमने पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और एक स्कीम, उड़ान स्कीम के बारे में बेसिक बातें समझी। तो आज के इस भाग में हमने जो भी पढ़ा उसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। बोला जा रहा है कि परिवहन का वो कौन सा साधन है जिसको सबसे सस्ता साधन माना जाता है परिवहन का।
रेल परिवहन, ब सड़क परिवहन, स जल परिवहन, द वायु परिवहन। तो हमने देखा कि जल परिवहन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई निर्माण कार्य नहीं करना पड़ता है। मतलब सड़क है, रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, ये बिछाने की जरूरत नहीं होती है, और साथ ही पानी का घर्षण तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो अपना ईंधन भी कम जलता है। तो ये जल परिवहन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मात्रा की दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? बोला जा रहा है कि यदि हम मात्रा देखें, क्वांटिटी देखें, तो उस हिसाब से भारत का कितना प्रतिशत व्यापार जो है वो इन समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है? 50%, ब 68%, स 75% और द 95%। तो हमने देखा कि यदि हम मात्रा के हिसाब से बात करें, क्वांटिटी के हिसाब से बात करें, तो समुद्री मार्ग द्वारा पूरा का पूरा व्यापार, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 95% हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत कौन सी नदी आती है? हमने राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में, मुख्य रूप से 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बेसिक बातें समझी। प्रश्न पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो कौन सी नदी के अंतर्गत आता है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र, ब गंगा, स गोदावरी, द कृष्णा। तो हमने देखा कि भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में से नाम आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, जो कि मुख्य रूप से आपके हल्दिया और प्रयागराज के बीच में स्थित है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उड़ान योजना का प्राथमिक लक्ष्य है क्या? पूछा जा रहा है कि ये जो उड़ान योजना है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा देना, ब आम नागरिक के लिए उड़ान को सस्ता बनाना, स सड़क संपर्क में सुधार करना, या द सभी नागरिकों को मुफ्त एयरलाइन टिकट प्रदान करना। तो हमने देखा कि उड़ान स्कीम जो है, उड़ान योजना है, जो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। तो देश के आम नागरिक आराम से इस वायु परिवहन का इस्तेमाल कर सके, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हो सके, इसके लिए आम नागरिक के लिए उड़ान को सस्ता बनाने के लिए इस उड़ान योजना को लाया गया है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आज के सेशन में जो भी पढ़ा उसको हमने परीक्षण भी कर लिया है। आशा है आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।